स्वागत है आप सभी का देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एक बार पुनः मैं पुष्कर तिवारी सर आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हूं और हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी विषय के सेट नंबर 6 का। और निश्चित रूप से सेट नंबर 6 जो है वह चमत्कारी साबित होगा। चमत्कारी कहने का सेंस यह है, मतलब मेरा यह है कि निश्चित रूप से इससे प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड के परीक्षा में आने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा पूरा सेट ही उससे लड़ेगा। यदि मुझे ऐसा रहता तो मैं 7 सेटों में आपको पढ़ाने के लिए नहीं बाध्य होता। तो 7 सेट यह है कि इन 7 सेटों को यदि पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से हम इस बार यूपी बोर्ड में बेहतर करने वाले हैं। और आइए हम बात करेंगे सेट की। तो जब हम बात करेंगे सेट नंबर 6 की बेटा, तो हमें पता है कि हमें दो खंडों में खंड क या अ और खंड ख या इसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, ब प्राप्त होने वाला है, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न प्राप्त होने वाले हैं? 10 बहुविकल्पीय प्रश्न प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरी कोशिश होगी कि बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा दिया जाए, ज्ञान ज्यादा हो, तथ्यात्मक बातें ज्यादा हो, बेफजूल की बातें ना हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर वाली बातें ना हो। वो तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आप निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेस के ही नहीं अपितु मैं अर्थात पुष्कर तिवारी सर के भी फेवरेट स्टूडेंट हैं। हो भी क्यों नहीं, आपसे हम हैं और निश्चित रूप से आपसे ही यह संस्था भी है। तो आइए बात करते हैं खंड क के तरफ। और हम चूंकि पेन का कलर बदलना जरूरी है, लाल से शुरुआत अच्छी बात नहीं है, व्हाइट से शुरुआत किया जाए। खंड क, और खंड क है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न। और पहला ही पूछा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है मुंशी सदा सुखलाल, निश्चित रूप से ये नहीं है। राम प्रसाद निरंजनी जी, निश्चित रूप से यही है। राजा शिव प्रसाद सिंह नहीं है और सदल मिश्र जी नहीं है। सदल मिश्र की एक रचना बेटा मैंने आपको पढ़ाया था सेट 5 में भी और सेट 3 में। नाम क्या था उसका, याद रखिएगा, पूछ सकता है। क्या नाम था बेटा? नाशिकेतो क्या था बाबू नाम? नाशिकेतो पाख्यानम। अर्थात यदि भाषा योग वशिष्ठ की बात की जाए तो निश्चित रूप से हमारा राइट आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी जी। कौन होंगे? तो राम प्रसाद निरंजनी जी होंगे। अर्थात हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे और यूपी बोर्ड में 1 नंबर अपने में झोले में रखकर हम दूसरे के तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा प्रश्न है क्षण बोले कण मुस्काए। बहुत ही बेहतर रचना है, बहुत ही बेहतर रचना है क्षण बोले कण मुस्काए। यह रचना है बेटा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की यह रचना है बेटा। कौन सा? क्षण बोले कण मुस्काए। और इसकी विधा की यदि बात की जाए तो इसकी विधा है बेटा रिपोर्ताज। क्या है बेटा? रिपोर्ताज। अब ऑप्शन के तरफ चलते हैं। नाटक है? नहीं भैया। उपन्यास? नहीं भैया। संस्मरण? नहीं भैया। निबंध? नहीं भैया। ये भैया ये तो ऑप्शन में नहीं है रिपोर्ताज, और पुष्कर सर आपको पढ़ा दिए रिपोर्ताज। तो क्या होगा? तो सही बात है भैया, ये है रिपोर्ताज। ये इसमें 100% इसकी गारंटी है। लेकिन इसे पढ़ते हैं बेटा, चूंकि किसी भी गद्य को जब कोई राइटर जो है ना याद करके लिखता है, यानी बीती हुई बातों को याद करके स्मरण करके, तो उसे संस्मरण कहते हैं।
इसको यदि हम हिंदी के दूसरे भाषा में देखें तो यह संस्मरणात्मक रिपोर्टाज है। संस्मरण, बोलो, मर रा त म क री पो तार्ज। क्या है बेटा? संस्मरणात्मक रिपोर्टाज। चूंकि यहाँ रिपोर्टाज नहीं है, संस्मरण है, तो हम संस्मरण पे ओके कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन निश्चित रूप से रिपोर्टाज होना चाहिए था, क्योंकि इसकी विधा रिपोर्टाज है। हम चलते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की तरफ, और राइटर हैं हमारे सामने बेटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इनके द्वारा कहानी पूछ रहा है। ए बाबू, यदि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो और एक इनकी रचना उसने कहा कि न बात हो, उसने कहा का न बात हो, उसने कहा था का न बात हो, तो निश्चित रूप से बेटा चंद्रधर शर्मा का क्या महत्व। चंद्रधर शर्मा की यह रचना उसने कहा था, निश्चित रूप से इनको अमर कर दिया है हिंदी साहित्य में। तेरी तिनमड़ाई हो गई है क्या, यहां पूछ रहा है। इसमें यदि देखा जाए तो उसने कहा था है नहीं, पढ़े नहीं पढ़ी रहे हैं, नहीं है इनका ग्राम, तो बिल्कुल नहीं है ग्राम सुखमय जीवन जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चलिए, और इनकी जो एक और कहानी है वह है सुखमय जीवन। इनकी एक और कहानी है, नाम है बेटा सुखमय जीवन, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। हम सी को राइट करेंगे, क्योंकि राइट आंसर इज सी। और हम बढ़ चुके हैं बेटा शुक्ल युग के लेखक के तरफ। शुक्ल युग के लेखक, अब पहले ही हम कहा ना ऊपर घसकना है ना नीचे जाना है। यदि शुक्ल युग की बात आए, आप उदय शंकर भट्ट जी ऊपर ही विद्यमान हो, तो निश्चित रूप से ऑप्शन राइट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आप जान ही रहे हैं द्विवेदी युग क्या है, राधा चरण गोस्वामी जी या बाल कृष्ण भट्ट जी, ओ माय गॉड। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे और आप कहेंगे सर उदय शंकर भट्ट को आप सही कीजिए, और समय को बर्बाद न करते हुए आप अगले प्रश्न के तरफ बढ़िए और अब बढ़ जाइए, तो मिलेगा शुक्लोत्तर युगीन रचनाकार। अभी शुक्ल युग था, शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद वाला, लास्ट वाला। अब रेल का विकट खेल आधुनिक, गोदान प्रेमचंद, कंकाल जयशंकर प्रसाद, निराला की साहित्य सदन। तो कंकाल इज राइट आंसर, कंकाल इज राइट आंसर, क्योंकि इसको लिखा है कंकाल, क्योंकि इस कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। और निश्चित रूप से कंकाल, तितली, आंसू, झरना, कामायनी, लहर, क्या जयशंकर भैया ने क्या धमाल मचाया हिंदी साहित्य में। और निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो एकांतवासी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी, अभी मैंने आपसे मैं कह भी रहा था कि कुछ दिनों में मैं भी एकांतवासी योगी होना चाहूंगा। यदि बात किया जाए एकांतवासी योगी की, तो निश्चित रूप से इसके जो राइटर हैं बेटा, उनको खड़ी बोली, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न के साथ आपको कई क्वेश्चन जो हैं वो आपको आने चाहिए, ये मेरी कोशिश है। खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार के रूप में, प्रथम रचनाकार के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, निश्चित रूप से वही इसके क्या है, राइटर हैं। आप कहेंगे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भैया कंफ्यूज क्या है, श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, और पाठक जी को कौन भूल सकता है, तो श्री अपाठक ते भैया, श्री को धरने वाले पाठक जी, श्री को धरने वाले पाठक थे, तो निश्चित रूप से श्रीधर पाठक की बात हो रही है। और ऑप्शन में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, श्रीधर पाठक। अब आते हैं बेटा, फिर एक आ गया द्विवेदी युग के कवि, और जब द्विवेदी युग की कवि की बात आएगी और हमारे सामने होंगे राम नरेश त्रिपाठी जी, तो हम तो भैया इधर उधर नहीं देखेंगे ना। केदारनाथ अग्रवाल जी तो नहीं, यदि बात किया जाए तो निश्चित रूप से राम नरेश त्रिपाठी जी को हम राइट आंसर के रूप में लेंगे। और राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वह निश्चित रूप से द्विवेदी युगीन कवि के रूप में जाने जाते हैं।
अर्थात ऑप्शन सी। आज क्या बात है, ऑप्शन सी हम लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है। 3 नंबर कमाल कर रहा है भैया। बादल को घिरते देखा है। अब बाबा नागार्जुन का है, नागार्जुन जी को आप जान ही रहे हैं। और मुझसे यदि प्रश्न क्या पूछा गया, इस पे ध्यान दिया जाए, युग पूछा गया है। तो यदि युग की बात आए और बाबा नागार्जुन की बात आए तो निश्चित रूप से भैया हम सीधे छायावाद के तरफ चलेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से छायावाद या कह लिया जाए बेटा प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के कवि के रूप में निश्चित रूप से नागार्जुन जी प्रचलित हैं। तो यदि बात किया जाए बादल को घिरते देखा है, इसमें क्या हुआ है बेटा, तो इसमें प्राकृतिक चित्रण हुआ है। क्या चित्रण हुआ है? प्राकृतिक यानी बादलों का आगमन का इसमें वर्णन, और बहुत ही बेहतर रचना है छायावाद का। हम बढ़ते हैं बेटा आप लोगों के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है बेटा प्रयोगवाद के प्रवर्तक। बड़ी अच्छी बात है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। यदि पूछ लिया प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो आपको याद होगा बेटा तार सप्तक आपको याद होगा। और तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं बेटा कौन है, आपको याद है, मैंने कई बार बताया है, अगले में भी बताया था, अगेय जी हैं। ठीक है, 3 तार सप्तक जो है, 4 वैसे प्रकाशित हुआ था लेकिन 3 फेमस है, तार सप्तक 1, 2 और 3। तार सप्तक पहला 43 में, दूसरा 51 और तीसरा 59 में। सही जा रहा हूं कि नहीं? सही जा रहा हूं मैं हमेशा सही जाता हूं। अरे सॉरी, तो आप पूछेंगे कौन सा 43? 1943, 1951, 1959, आप समझ गए होंगे भाई पहला है। तो पहला तार सप्तक निश्चित रूप से जो पहला तार सप्तक था, यानी 1943 में जब तार सप्तक का प्रवर्तन किया था, तो यहीं से बेटा प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। तो निश्चित रूप से यदि बात किया जाए तो अगे जी पहले ऑप्शन में है, हम कहेंगे राइट, अगे इज राइट, और तुम राइट, हम राइट। तार सप्तक भैया को अभी पढ़ रहे थे, आ गए। पूछ रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है, लेकिन कौन से वाले का? तीसरे वाले का। 1936 हम नहीं जानते हैं, 1951 जानते हैं, दूसरा तार सप्तक, और 1943 पहला तार सप्तक। चूंकि पूछ रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो पहली बार तो 1943 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1943 में। तो राइट आंसर क्या आप लगाएंगे? डी। क्या लगाएंगे? डी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और हम ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाप्त करते हुए अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जहां हमें दिए हुए गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है और उसके प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है भैया, तो आइए हम गद्यांश के जैसे पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव समुद्र किसने कहा है भैया? तो रविंद्रनाथ ने कहा है। ठीक है, यह एक विचित्र देश है। यो वे कहे हैं, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितने मानव जातियां यहाँ आई। आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगाई गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। यह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। किसका मिश्रण है बेटा? तो आर्य और आर्योत्तर उपादानों का। एक एक पशु और एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परस्पर है। किसका? अशोक का। आम का भी है, बबूल का भी है, चंपे का भी है। सब क्या हमें मालूम है? अब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आप देख रहे हो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का
अशोक का फूल, चूंकि यहाँ आया भी था आप समझ सकते थे, से लिया गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर देके आप 2 नंबर ले चुके हो। 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन राइट, 2 नंबर आपके झोले में। आप बढ़ गए हो दूसरे प्रश्न की तरफ। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ए भैया, गद्यांश का व्याख्या करना कौन सा मुश्किल काम है हो, और भी तुम लोगों को। बहादुर हो, शेर हो, ये सब कह रहे हैं सब कि हम लोगों को शेरनी भी नहीं कह रहे हैं, तुम लोग भी शेरनी हो। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने भारत को विचित्र देश माना है क्योंकि यहाँ की संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। लेखक ने यहाँ उन मानव जातियों का वर्णन किया है जो प्राचीन काल में भारत आई, जिनमें असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, राक्षस, गंधर्व आदि के नाम है। प्राचीन काल में भारत में जितनी भी मानव जातियां हैं भारत आई, उनकी भाषा, आचार, विचार तथा प्रत्येक कार्यों में भिन्नता थी। भैया भारत है, जब सेट प्रारंभ हुआ था तो पहले ही दिन मैंने कहा था हिंदी बहुत महान है। हिंदी महान इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदी में हम 18 बोलियां, 5 उपभाषाओं का मिश्रण, विदेश, देश, संकर, तत्सम, तद्भव, विकारी, विका, अविकारी और न जाने कौन कौन से भाषा जो आए हम सबको, आइए भैया आइए आप मेरे हैं, एडाप्ट अपने पास रखते जाते हैं। तो भैया जो सबको लेके चलता है महान तो वही है। अकेले चलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जो सबको लेके चले महान। भारत भी महान। भारत क्यों महान है? भारत को महान हम ही थोड़ा ना कह रहे हैं, शुरू से कहते हुए लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संस्कृति के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। आइए तीसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? भैया ये तो गद्यांशवा हम पढ़ रहे थे ना, तभी आपको यही बताए थे। किसको कहा है? तो भारतवर्ष को। क्या कहा है? महामानव समुद्र। 2 नंबर और ले लिए आप तो। अब आगे बढ़ जाते हैं। भारतवर्ष के निर्माण में किन जातियों का सहयोग रहा है बेटा? तो ल, आर्य, सूक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व सहित विभिन्न जातियों का। और उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना है। उद्देश्य किसी भी गद्यांश का क्या है? तो जो राइटर है वो आपको यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज के निर्माण के विषय में लेखक क्या करना चाहता है? बताना चाहता है। हिंदू रीति रिवाज और नीतियों का यहाँ विचित्र माना गया है क्योंकि यह संसार की विविध संस्कृतियों का क्या है बेटा? सम्मिश्रण है। बोलो महावीर जी की जय। आप कहोगे सत्य है। अथवा की भी बात कर लेते हैं। काहे लिए छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भैया। आप हमारे साथ रहे, हम अथवा छोड़ के भागे ना। हमारी युवा शक्ति आप ही न हो, ध्यान देना। हमारी युवा शक्ति संपूर्ण कायम करने में मेरे फैसले का आधार भी यही रहा। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके हृदय में किया गया है। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दे और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार करें। ए बाबू, हम आपसे भी कहते हैं, आप भी जहां रहे निश्चित रूप से प्रेम को न बांटिए। अब प्रेम बांटने का मतलब घूम के प्रेम मत बांटने लगना। प्रेम बांटिए। प्रेम बांटिए मतलब सबसे सहजता के साथ रहिए और सबसे सहज व्यवहार कीजिए। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के आप भारत हो। भारत के भविष्य नहीं हो, आप ही से भारत बनेगा, ये मेरा विश्वास है। आइए, निश्चित रूप से देश हित की बातें भैया राष्ट्र कवि के मुख से ही बेहतर लगती है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी में इसे लिखा है। व्हाट इज दिस? तो आइए, हम पहुंच चुके हैं इस समय अपने चौथे प्रश्न पे। तो देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के चौथे प्रश्न पे बेटा
हम लोगों को मिल रहा है व्याख्या। किस चीज की व्याख्या बेटा? तो पद्यांश की व्याख्या। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गद्यांश की व्याख्या, अब हम लोग आ गए पद्य पे। पद्यांश यानी पद्य के अंश की व्याख्या है और उससे रिलेटेड प्रश्न है। आइए पढ़ लेते हैं। क्या गजब है, सुनना बेटा। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तू व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू ही मेरी विनय इतनी मान ले तू और चली जा। छू के प्यार से कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। निश्चित रूप से यहाँ यह चैप्टर, यह पद्यांश पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यह पवन दूतिका से लिया गया है। इसमें राइटर जो है वह पवन को दूत बनाकर भेजा रहा है। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसमें पवन को लेखक ने, कवि ने दूत बनाया है। आप घनानंद जी का नाम सुने होंगे। घनानंद जी ने घन यानी बादल को ही दूत बनाया था। पर काजहि देह को धारी फिरो पर जन्य यथारथ है दरसो, अनिधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसो, अकबहू बाभिसान सुजान के आंगन मुँह असुआ जनुले बरिसो। पर काज ही देह को धारी फिरो पर जन्य यथारथ वह दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसो। गजब का घनानंद जी ने पवन को दूत के रूप में भेजा है। जायसी में आपने पढ़ा है, जायसी ने। आइए यहां बात होगी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखित पवन दूतिका की, और इस पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा इसमें प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने की बात कर रही हैं? तो भाई श्री कृष्ण के चरणों की धूल। किसकी धूल? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल को लाने की बात कर रही हैं। व्याख्या करने को कह रहा है बेटा। तो कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती है, यानी पवन रूपी दूत से कहती है कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। चौथा प्रश्न है बेटा, राधा पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती हैं? तो पहला तो ये कहती है बेटा कि मेरी व्यथाओं को जाकर ऐसे ऐसे इस तरीके से उनके सामने क्या करना, प्रस्तुत करना। दूसरा कहती हैं कि ठीक है, जब वापस आना तो उनके चरणों के रज को लेकर वापस आना। आइए पढ़ लेते हैं। राधा पवन से निवेदन करते कि उनके प्रेम की बातें श्री कृष्ण तक पहुंचाए। वह पवन को संदेश वाहक बनाकर अपने भाव और प्रेम का समाचार ले जाने को कहती हैं। और पांचवा है बेटा, इसका भाव स्पष्ट करना है, जो कि आप उसमें कर ही रहे हो। यदि बात किया जाए अथवा में, तो अथवा में हम लोगों से प्रश्न पूछा है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतवृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तुरंग शर नर सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्वन्नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्रभूत। इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। पद्यांश में उर्वशी किसके लिए कह रही हैं? तो आइए चलते हैं आगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित उर्वशी महाकांड काव्य से लिया गया है और हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से इसे लिया गया है। यदि व्याख्या की बात करें तो इसी में सारे प्रश्न आपके बेटा समेटे जाएंगे, तो प्लीज व्याख्या पे आप ध्यान दीजिएगा। उर्वशी कहती है कि न तो मेरा कोई नाम है और न ही कोई गोत्र अथवा कुल, मैं तो ऐसा पुष्प हूं जिसका कोई पहचान ही नहीं। मैं आकाश में उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूं और मेरा कोई इतिहास नहीं है। मैं तो सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूं, अर्थात मन को उद्वेलित, और मेरा कोई इतिहास नहीं है।
मैं तो सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूं, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा है प्रिय। मैं तो न देवता हूं, न मनुष्य, न किन्नर और न ही गंधर्व, बल्कि मैं तो केवल एक अप्सरा हूं जो सांसारिक प्राणियों और ब्रह्म की इच्छाओं के सागर की तृप्ति के लिए, इच्छाओं की तृप्ति के लिए हुई हूं। कहने का आशय यह है कि उर्वशी पुरूरवा को अपना परिचय देते हुए उसे आश्वस्त करती है कि लोगों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए ही वह उत्पन्न है। आइए, इस पद्यांश में उर्वशी ने किसे अपना परिचय दिया है बेटा? तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि इसमें उन्होंने पुरूरवा को अपना परिचय दिया। उर्वशी अपना परिचय लाक्षणिक शैली में देते हुए स्वयं को सांसारिक इच्छाओं को तृप्त बताती हैं। तो किससे दी हैं? प्रश्न तो है किसे अपना परिचय दी हैं। यह आंसर है बेटा, आप पढ़े होंगे किसको, तो पुरूरवा को अपना परिचय दी हैं। ठीक है, आगे चलिए। आकाश में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद की शिखा कौन है भैया? तो आकाश में उड़ती हुई आनंद की शिखा क्या है? तो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों की तृप्तियां हैं, जिनको उर्वशी कह रही है कि मैं पूर्ण करती हूं। आइए अब हम बढ़ चले हैं अपने 5वें प्रश्न के तरफ, जो जीवन परिचय से रिलेटेड है। हमारे सामने 3 जीवन परिचय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे की सेट में बेटा हम लोगों ने हजारी प्रसाद जी और एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय को पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के जीवन परिचय को मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने का मन बनाया। और यह मन कहाँ तक सही होगा, इसमें आपका सहयोग ही इसे बलवती करेगा, पूर्ण करेगा, इसे आगे तक ले जाएगा। यदि बात करें जीवन परिचय की, तो निश्चित रूप से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो जन्म है वह 1919 में बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में बेटा हुआ। 1 मिनट आप मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके ब्राइटनेस को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, क्योंकि आपके पास बेहतर क्वालिटी से जाए। ठीक है भैया जी, अब मैं इसे लेता हूं गेयर में, और हम आ गए बेटा प्रश्न पे अपने। 1919 में बेटा हम लोग, इनका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म हुआ। वो भी कहां हुआ बेटा? तो आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बलपति नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी बेटा वह संस्कृत व तेलुगु भाषा में हुआ, और उच्च शिक्षा जो है बेटा वह हिंदी में हुआ। श्रेष्ठ विचारक थे, समालोचक थे, विचारक थे, उत्कृष्ट निबंधकार थे। ध्यान देना बेटा, उत्कृष्ट निबंधकार थे, और क्या थे बेटा? समालोचक थे और विचारक थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी साहित्यिक सेवाओं की बात की जाए बेटा, तो यह श्रेष्ठ विचारक, अभी मैंने बोला, सजग, समालोचक, सशक्त निबंधकार और हिंदी दक्षिण भाषाओं के मैत्रीय भावों के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी से रेड्डी जी थे। आगे बात किया जाए तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या की थी? निभाई थी। हिंदी की पत्रिकाओं के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं बेटा हिंदी साहित्य के में इनके स्थान को, हिंदी साहित्य में इनके स्थान को। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, ध्यान देना बेटा, समालोचक तथा निबंधकार थे। एक ही बात को बेटा आपके सामने कम से कम 5-6 बार रख दिया गया। फायदा क्या है इससे? फायदा यह है बेटा कि आपके दिमाग में इस बात को अंदर जाना चाहिए कि यह बहुत ही अच्छे समालोचक थे, निबंधकार थे, और बहुत ही अच्छे क्या थे? विचारक थे। यदि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवन परिचय आपके सामने आता है तो निश्चित रूप से इन सब बातों को आपको क्या करना है? उसमें समाहित करना है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके ख के तरफ, और यह ख है बेटा पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न। पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बात करेंगे बेटा आप ख के तरफ,
इसमें हम लोग 3 कवियों का जीवन परिचय दिया हुआ है, इसमें से किसी एक कवि के जीवन परिचय को हम लोगों को प्रस्तुत करना है, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। लमसम चारों का जीवन परिचय हम लोग अगले 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 और अगले या पिछले 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 सेटों में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी एक सेट आने वाली है क्योंकि ये छठा सेट है। तो इसमें हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी को लिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इनको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। पवन दूतिका अभी आप लोगों को व्याख्या के स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का जीवन परिचय। निश्चित रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो है बेटा द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। किस युग के हैं बेटा? द्विवेदी युग के। ध्यान देना, इनका जो जन्म है बेटा वह 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। इनके इनके पापा बेटा पंडित भोला सिंह उपाध्याय थे और माता का नाम बेटा रुक्मिणी देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से यानी खुद पढ़कर, देखो चमत्कार, देखो यहाँ पूरा देवरिया क्लास कोचिंग क्लासेस का पूरा सिस्टम लगा पड़ा है आपको पढ़ाकर और बेहतर कराने के लिए, क्योंकि आपके ही थ्रू हम लोगों का भी नाम होने वाला है। तो नाम पाने के लिए इतना कड़ी जुड़ा हुआ है, कड़ियों पर कड़ी है, जावेद सर का अथक प्रयास है। और यहाँ इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा बेटा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी 4 भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। खाली ज्ञान नहीं प्राप्त किया, बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त किया भैया। उतने के बाद वकालत की शिक्षा पूर्ण किया इन्होंने और 20 वर्ष तक एक कानूनगो के पद पे कार्य किए। और बेटा हिंदी का इन्होंने निश्चित रूप से सेवा करते हुए एक उनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, निश्चित रूप से बेटा अपने आप में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में इसे गिना जाता है, क्योंकि इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो देहांत है बेटा वह भारत के स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त हो गया, अर्थात 1947 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यदि बात किया जाए साहित्यिक गतिविधियों का तो ब्रज भाषा का यह कवि निश्चित रूप से अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा एक हिंदी साहित्य को नया युग दिया। इन्होंने साथ में खड़ी बोली का भी गजब का प्रचार किया। हिंदी साहित्य के तीनों युगों यानी भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग में रचना करने का गौरव इनको प्राप्त है बेटा। हरिऔध जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। इस बात को नोट डाउन कीजिएगा कि अयोध्या सिंह जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। लोक मंगल का स्वर मिलता है अर्थात बेटा लोगों के मंगल की कामना के साथ है। यदि हिंदी साहित्य में इनके स्थान की बात की जाए तो निश्चित रूप से इन्हें कवि सम्राट की उपाधि क्या हुई है, प्राप्त हुई है। किसकी उपाधि प्राप्त हुई है? कवि सम्राट, साहित्यिक वाचस्पति का इन्हें उपाधि क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से निराला जी इन्हें हिंदी की सार्वभौम कवि कहे हैं, यानी हर तरीके से हर क्षेत्र में विराजमान। चूंकि अभी आपने देखा कि हिंदी के कालखंडों के 3 कालखंडों भारतेंदु, द्विवेदी और छायावाद तीनों में इन्होंने अपनी रचनाओं को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अब हम पहुंच चुके हैं बेटा अपने 6ठे नंबर के प्रश्न के तरफ और 6ठा नंबर का प्रश्न है हमारे कहानी से और हमें 80 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। 5 नंबर हमको क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। आप जान ही रहे हो पंचलाइट है, लाठी है। इसमें पंचलाइट कहानी का कथासार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप जान रहे हो टोली है बेटा, 2 टोले हैं। गांव के अनपढ़ लोगों के समय की बात है। आइए सारांश के थ्रू ही जानते हैं। गांव में निवास करने वाली विभिन्न जातियां विभिन्न टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक टोली है बेटा, इसको याद रखिएगा, महतो टोली। कौन सी टोली बेटा? आपको क्या याद रखना है? महतो टोली को याद रखना है भैया, महतो टोली को याद रखना है। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माना की जमा राशि से रामनवमी के मेले में इस बार पंचलाइट खरीदा। पंचलाइट का मतलब बेटा, पंचलाइट
का मतलब क्या हुआ बेटा, लाइट मतलब तो आप जान ही रहे हो, पंचों के द्वारा खरीदा गया पंच लाइट। निश्चित रूप से इसे आप क्या कहेंगे, पेट्रोमैक्स। क्या कहेंगे बेटा, पेट्रोमैक्स। कलर कुछ डिसमैच हो रहा है, फिर भी ठीक है। पेट्रोमैक्स खरीदा। पंचलाइट खरीदने के पश्चात बचे हुए 10 रुपए से पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। पंचलाइट देखने के लिए टोले के सब बच्चे औरतें मध्य एकत्रित हो गए। सरदार ने अपनी पत्नी को पंचलाइट की पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहा, लेकिन बड़ा अचरज की बात हुआ बेटा, उस टोले में, उस मोहल्ले में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस पंचलाइट को क्या कर सके, जला सके। अब उसके लिए क्या किया गया भाई, तो पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन को बुलाया गया। गोधन कौन था भाई, तो गोधन था मुनरी से प्रेम करता था, वो पकड़ा गया था। पंचों ने उन्हें क्या किया था, तो उनके हुक्का पानी को बंद कर दिया था। बाद में उसके हुक्का पानी को रिलीज करके उसको बुलाया गया, उसको मनाया गया, क्योंकि दूसरे यदि टोली से किसी को बुलाया जाता पेट्रोमैक्स जलाने के लिए, पंचलाइट जलाने के लिए, तो इसे इज्जत के खिलाफ माना जा रहा था, बेइज्जती मानी जा रही थी। फिर गोधन द्वारा पंचलाइट को क्या किया गया, जलाया गया। और फिर पंचों ने गोधन के सारे गुनाह को क्या कर दिया बेटा, माफ कर दिया। दूसरा अथवा कहानी में देखो बेटा बहादुर है, और बहादुर कहानी भी बहुत ही बेहतर है। इसे भी 80 शब्दों में हमें क्या करना है, लिखना है। तो आप बेहतर करोगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है बेटा। और हम बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न के तरफ, जो हमारे खंड काव्य पे आधारित है। खंड काव्य, हर जिले के लिए एक अलग खंड काव्य है। हमारे जिस जिले में जिस नाम से कोचिंग है, यानी देवरिया कोचिंग क्लासेस, निश्चित रूप से उसमें रश्मि रथी लगता है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित बहुत ही बेहद शानदार खंड काव्य है। आपने उसके बहुत सारे भागों को यूट्यूब पे या अन्य जगहों पे क्या किया होगा, सुना होगा। इसे पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़िए। हाँ हाँ, दुर्योधन बाध मुझे नित वचन नहीं, तूने माना मैत्री की राह न पहचाना, तो लो मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जया जय का मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र सबे दल भूपर बरसे भयंकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। गजब का है, आप सुने होंगे, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंस न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, हित समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो न साध्य है उसे साधने चला। तो हम रश्मि रथी के तरफ चलते हैं बेटा सीधे। और चूंकि या पहले आपको मैं बताते हुए चलता हूं, ये है बेटा त्यागपंथी किसी जिले में लगता है, यहाँ रश्मि रथी लगता है, सत्य कहीं लगता है, कहीं श्रवण कुमार लगता है, कहीं ओला का वृत्त लगता है, कहीं मुक्ति यज्ञ। इस बार चूंकि देवरिया कोचिंग क्लासेस सीमित नहीं है, केवल इससे देवरिया के ही बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास इस समय 5-7 जिलों के बच्चे जो है ना, हमारे इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, इस सेट को अपनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी हमें बहुत कुछ करना है, और निश्चित रूप से ऐसा करना है कि भाई 5-7 प्रदेश क्या, मैं तो चाहूंगा कि पूरा प्रदेश, पूरा जिला का, 5-7 जिला के, पूरा प्रदेश के जिले जो हैं वो हमारे कोचिंग से संबंधित हो जाए, मेरा नाम हो, फेम हो। कौन नहीं चाहता, आपका सहयोग चाहिए। इसीलिए इस बार हम लोगों ने श्रवण कुमार खंड काव्य को लिया है, और इसके 4th सर्ग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ में नहीं आता था कि उसके किसने बाण मारा। वो अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है कि वह उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता के पिता के पास गए। श्रवण कुमार को आपने जानते होंगे आप, निश्चित रूप से श्रवण कुमार का नाम आते ही आपके जहन में एक तस्वीर बनती है, जिसमें एक पुत्र अपने माँ बाप को अपने दोनों कंधों पर एक बैठाकर और तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला हुआ है। उसी श्रवण कुमार को जब दशरथ के द्वारा शब्दवेदी बाण के द्वारा मारा जाता है, तो वह दशरथ श्रवण कुमार व्याकुल हो जाता है। उसको इस बात का गम नहीं है कि वह प्राण त्याग रहा है, मर रहा है। अंत समय में भी उसको यह
दुख है कि उसके माता पिता का देखभाल कौन करेगा, उसके माता पिता को प्यास लगा है उसको जल कौन पहुंचाएगा। तो वह अपने को मारने वाले दशरथ से यह रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि निश्चित रूप से आप मेरे माता पिता के लिए जल लेकर वहां क्या कीजिए जाइए। दशरथ जल लेकर जाते हैं, उनके माता पिता के द्वारा अपने बच्चे के बारे में पूछा जाता है। फिर दशरथ श्रापित भी होते हैं, माता पिता भी प्राणों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। आइए अब हम आ गए हैं खंड ख पे, अपने 8वें नंबर के प्रश्न पे, जहां में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, यानी अनुवाद करना है। कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, न वावरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वे कामाय जया प्रिया भवति, न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियम भवति। बहुत ही बेहतर है बेटा। निश्चित रूप से इस समय के सबसे बेहतर व्याख्यानों में से है, चूंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उसी चीज के अनुवाद को यहां पे लिया है। अथवा में हम लोगों के पास है बेटा संस्कृत भाषा परिवार से संबंधित एक अनुवाद जो बहुत ही मोस्ट है, इसलिए इसे आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसके आने की संभावनाएं जो हैं वह अत्यधिक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। संस्कृतांगल भाषासु अस्य सामान्य अधिकार आसीत। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नानामुत्थाय अयम निरंतरम प्रत्यंकरोत्, शिक्षेव देश समाजे च नवीनः प्रकाश उदेति, यतः श्रीमालवय्य वाराणस्या काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापना करोत्, अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम आयाच जनास्य मतस्यैन ज्ञानज्ञ प्रभुत धनस्मय प्राचन। बहुत अच्छा बेटा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महामानव मालवीय के पाठ से उद्गृत है बेटा। अर्थ सुनिएगा। अनुवाद। इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नौ प्रकार का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महायज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया, प्रायच्छन दिया। अब आ गए हम बेटा ख के तरफ, जहां हमें इस श्लोक का अनुवाद करना है, और मैंने पहले ही इस श्लोक का अनुवाद किया है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रीणाति अयं सुचरिते पितरं सपुत्रो यदभूर्तरे, हितमिच्छति तत्कलत्रं तस्मिन् तत्र मापदि सुखे च समकृति यदः एतस्य जगति पुण्य कृतो लभन्ते। यह हमारी पाठ्य पुस्तक बेटा संस्कृत के सुभाषितानि से दिया गया। सुभाषितानि क्या गजब का अर्थ है बेटा, सुनिएगा। कह रहा कि अपने अच्छे आचरण यानी कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, पति का हित अर्थात भला चाहने वाली पत्नी, तथा आपत्ति यानी दुख में सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को होती है। सही बात है कि नहीं? इस बात को थोड़ा सा बेटा गौर करना, सही है कि नहीं? आप जब आपके अच्छे दिन, तो आपके बहुत सारे मित्र मिलेंगे, लेकिन अच्छे दिन और बुरे दिन, कैसे भी दिन हो, और आपके साथ एक भाव में रहने वाला मित्र हो आपके पास, ऐसा पुत्र हो बेटा जो अपने काम से अपने पिता को प्रसन्न किया हुआ हो, और ऐसी पत्नी मिले जो अपने आप को प्रसन्न रखती हो, तो निश्चित रूप से इस धरती के सबसे पुण्यशाली व्यक्ति बेटा आप ही हैं। कौन है बेटा? आप हैं, हम नहीं हैं, आप हैं। आइए, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है बेटा। एक का यहां देखिएगा, अंत भला तो सब भला। यदि आपका अंत भला हो जाता है, यानी कार्य करते करते यदि लास्ट में आप बेहतर करते हो, तो पीछे का जो छूटा हुआ है उस सबको अच्छा मान लिया जाता है।
कह रहा है बेटा परिणाम अच्छा होने पर कार्य का अच्छा समझा जाना चाहिए। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हो और आपका रिजल्ट अच्छा ना है, तो ये सारा पढ़ाना क्या है बेटा, बेकार है। लेकिन मैं थोड़ा कम बेस भी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है पढ़ाने में, लेकिन यदि आपका रिजल्ट आ जाए तो निश्चित रूप से मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। दूसरा है बेटा घी का लड्डू टेढ़ा भला। कह रहा है लड्डू है घी का, कहीं टेढ़े रहेगा नहीं, गोल रहेगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा। कुल मिला के उसमें तत्व है, कौन सा तत्व है, तो घी। उसमें तत्व कौन सा है, तो घी है। इसका अर्थ होता है बेटा गुणवान या लाभदायक वस्तु कैसी भी हो, गुणवान और लाभदायक वस्तु कैसी भी हो। जैसे बेटा दवा अच्छा लगता है वो ना, लेकिन दवा लाभदायक है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमको मदद दे रहा है, तो हम उसे खाते हैं। आग बबूला होना, आपका नंबर अच्छा नहीं होगा, पुष्कर सर आग बबूला हो जाएंगे। और टेढ़ी खीर होना, कठिन काम को टेढ़ी खीर कहते हैं। आइए चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पे, जहां हमें अपठित गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं 5 नंबर में। आप अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई। असक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निश्रेयस सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील रहें, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति के साधन और सहायक हो सके। भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? पहला प्रश्न, निसंशय और सिद्धि किसे होती है और सशक्त होना क्यों आवश्यक है? सुनिएगा भैया, पहला का आंसर सुनिए। भौतिक दृष्टि से भारत की स्थिति, भारत की क्या स्थिति है? तो पिछड़ गया है। भौतिक दृष्टि से भारत क्या हो गया है? पिछड़ गया है। दूसरा, निश्चित की सिद्धि किससे होती है? यहां है बेटा, अभ्युदय के निश्चित सिद्ध की नहीं होती, यानी बिना अभ्युदय के, यानी अभ्युदय जरूरी है। अभ्युदय क्या है? जरूरी है। अभ्युदय के द्वारा ही क्या होती है बेटा? तो निश्चित शक्ति होती है। सशक्त होना क्यों आवश्यक है? पूछ रहा है सशक्त होना न बेटा क्यों आवश्यक है? तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है बेटा, यहां से पढ़ लीजिएगा, कह रहा है अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, यानी यदि हमको आत्मानुभूति करनी है तो हमें सशक्त होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सशक्त होना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप इस आंसर को समझे होंगे और हम पहुंच चुके हैं बेटा अपने अगले आंसर के तरफ, जहां निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके हम लोगों को लिखना है। एक ही का लिखना है, 2 नंबर प्राप्त होना है। ठीक ना हो तो ठीक है बेटा। कृत अकृति, कृति मने रचना, कृति मने ठीक है, अकृत है, कृत मने कार्य, तो किया और रचना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और हम बढ़ेंगे आगे। पहला है बेटा श्रवण और दूसरा है बेटा श्रवण। तो श्रवण का मतलब होता है बेटा सुनना, श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना, और श्रवण का मतलब होता है बेटा भ्रमण। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए राइट। हम ख के तरफ चले हैं। इनमें से निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। ठीक है भैया। नग है, नग, नग मने मोती, नग मने मोती, और नग मने, अरे भैया रुकिए ना, आप कहां से आ गए? आइए नाग में चलिए। नाग मतलब हाथी और नाग मतलब सर्प। द्विज मने ब्राह्मण, द्विज मने भूसुर। पवन पे चलिए, पवन मतलब हवा, और पवन क्या है? एक तो संज्ञा है बेटा, नाम है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। ईश्वर में विश्वास करने वाला बेटा नास्तिक होगा, आस्तिक होगा, अजर होगा, अमर होगा, आस्तिक होगा। आगे चलिए। जो नष्ट न होने वाला हो, नश्वर नष्ट हो जाता है। अविनाशी, जो कभी न नष्ट हो, अविनाशी होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिख देना है बेटा। मोहन ने अलमारी खरीदा, अलमारी क्या होगा? खरीदी होगी। मेरा बाल सफेद हो रहा है, तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ये कहा। आज मेरा
बड़ा भाई आया। पक्षी पेड़ में है, ला पक्षी पेड़ में होती है कि पेड़ पर होती है? का बाबू बोलो, पक्षी पेड़ में होगी कि पेड़ पर होगी? पेड़ पर होगी, डाल पर बैठेगी। आइए 12वें प्रश्न के तरफ हम लोग हैं, जो है बेटा श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। आइए गजब बात है, बात कर लेते हैं श्रृंगार की। यदि बात करें हम श्रृंगार की बेटा, तो निश्चित रूप से श्रृंगार का जो अस्थाई भाव है वह रति होता है। क्या होता है? रति। श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, श्रृंगार भैया दो प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन से? तो संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है भैया, संयोग मने तो जब नायक और नायिका आपस में मिलते या बिछड़ते हैं तो वहां श्रृंगार रस होता है। तो अर्थात जब मिलते हैं तो संयोग और जब बिछड़ते हैं तो वियोग। दूसरे भाषा में इसे जानना चाहो तो आप लिख सकते हो कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब रति नामक अस्थायी भाव संयोग करता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यदि परिभाषा की बात किया जाए बेटा, उदाहरण की, तो संयोग का एक सुन लो, एक वियोग का सुन लो। संयोग का सुनो, कहत नटत रेझत खिजत मिलत जुलत लजियात भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। राधा और कृष्ण आमने सामने बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग एक पूरे उस रूम में बैठे हुए हैं, दोनों को बात करने की इच्छा है। तो कहत, कृष्ण भगवान राधिका से इशारों ही इशारों में कुछ कहते हैं। तो नटत, राधिका जी नकारात्मक उत्तर देती हैं। तो रीझत, कृष्ण भगवान उस नकारात्मक उत्तर को सुनकर बेटा प्रसन्न हो जाते हैं। तो खीझत, राधिका जी उनका प्रसन्न होना देख कर क्या हो जाती हैं? नाराज हो जाती हैं। फिर दोनों की आंखें आपस में मिल जाती हैं और दोनों शर्मा जाते हैं। संयोग श्रृंगार का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा? यदि वियोग की बात किया जाए तो निस्दिन वरसत नैन हमारे सदा रहत पावसरी तू हम पे जब से श्याम सिधारे। जब से गोपियां कहती हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं तब से अब तक मेरे ऊपर से वर्षा ऋतु खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे आंखों से जल की बूंदें हमेशा गिरती रह रही हैं। कंचुक पुट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहत रसाले। हमारे जो अंदर पहने जाने वाले वस्त्र हैं वो आज तक सूखे नहीं, वो अभी तक भीगे के भीगे ही रह गए। वही यदि बात कर लिया जाए वीर रस की, तो वीर रस का अस्थाई भाव बेटा होता है उत्साह। क्या होता है बेटा? उत्साह। तो हम इसका परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब उत्साह नामक अस्थाई भाव संयोग करता है तो वह वीर रस को क्या करता है बेटा? जन्म देता है। या यूं कह लें कि युद्ध भूमि रण क्षेत्र में बेटा जब युद्ध आदि को देखकर जब हमारे हृदय में उत्साह नामक भाव जागृत होता है तो वह वीर रस को जन्म देता है। जैसे अभिमन्यु का, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, आयुद्ध में निज तात से प्रस्तुत सदा मानो मुझे। निश्चित रूप से वीर रस का उदाहरण है। आप बहुत भली बात इन दोनों को कर पाएंगे। आगे है रूपक और अनुप्रास अलंकार। अलंकार आ गया रूपक, एक रूपता, जहां क्या हो बेटा? एक रूपता हो, यानी कोई अंतर नहीं हो। कह रहा है कि मुख मयंक है, मुख मयंक, यानी मुख क्या है? चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है। तो निश्चित रूप से रूपक अलंकार होगा भैया। ये नहीं कह रहा कि मुख चंद्रमा के जैसे है, जब कहे कि मुख चंद्रमा के जैसे है तो उपमा अलंकार, लेकिन मुख चंद्रमा है तो निश्चित रूप से उपमा। अनुप्रास की बात की जाए तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, या जग जांचिय को न जांचिय रे जे जांचिय जान की जान ही रे, जो जांचत जांचक ता जरी जाए, जो जांचे ही जोर जान ही रे। तो निश्चित रूप से अब हम चलेंगे छंद के तरफ, और हमारे पास है चौपाई और दोहा छंद। यदि बात किया जाए बेटा चौपाई छंद की, तो निश्चित रूप से चौपाई जो है यह एक सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक क्या है बाबू? छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में बेटा
प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। अरे बुद्धहीन तनु जानिको सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा के इस वाले पोर्शन को यदि बात किया जाए तो यह दोहा का है और बाकी सब निश्चित रूप से चौपाई है। बाकी सब का मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर रामदूत तुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत, ये सारे क्या है बेटा? तो चौपाई है। यदि बात किया जाए दोहा का तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है बेटा। इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। निश्चित रूप से उदाहरण आपको याद ही हो गए होंगे और हम बढ़ गए हैं पत्र के तरफ, अर्थात अपने 13वें नंबर के प्रश्न के तरफ। बात किया जाए तो यहाँ पत्र लिखना है विद्यालय प्रबंधक को, अर्थात यह एक विद्यालय प्रबंधक को, अर्थात यह एक औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। यह किस पत्र में आ रहा है बेटा? औपचारिक पत्र में। तो निश्चित रूप से औपचारिक पत्र में यहां से शुरू है और यहां तक की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इसको देखिएगा, एक खंड है, यहां देखिएगा ये विषय, यहां करो भैया, ये दूसरा खंड है विषय और तीसरा खंड है यहाँ नीचे अभी आया होगा। चलिए, तो यहाँ लिखना है तो परीक्षा भवन मेरठ उत्तर प्रदेश, सेवा में दिनांक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य, यानी जिनको लिखना है बेटा उनका यहाँ नाम और पता हम लोग क्या कर देते हैं? मेंशन कर देते हैं। फिर हम विषय लिखते हैं कि किस संदर्भ में लिखना है, तो यहाँ प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा, लेकिन यहाँ लिखा है लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिपिक पद। यहाँ प्रवक्ता की जगह क्या हो जाएगा? लिपिक आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा? लिपिक पद पर नियुक्ति। और फिर अपनी विषयवार जानकारी को क्या कीजिएगा? प्रस्तुत कीजिएगा। वैसे ही जो अथवा है बेटा वो भी आया है, तो बैंक प्रबंधक को लिखना है, भी औपचारिक है। आप यहाँ देखिएगा, फिर आपको दिखाता हूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटा जहां के लिए लिखना है उनका नाम है और उनका पता है। थोड़ा सर उधर चले गए हैं। यहाँ फिर विषय लिख देना है बेटा, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, यहाँ लिखा होगा व्यवसाय स्थापित करने के लिए, तो वही व्यवसाय स्थापित करने के लिए। और यहाँ से आप अपनी बातें लिख देंगे, यहाँ भौधी लिख देंगे, क ख ग घ, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, दिनांक लिख देंगे। बढ़ते हैं आगे और हम बढ़ गए हैं निबंध के तरफ। और निबंध की यदि बात की जाए तो निबंध में थोड़ा सा आप मेरे पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी निबंध लिखने से पहले मान लीजिए आप, हम कोई टॉपिक एक चुन लेते हैं, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, ये भी मान लो एक दिन पढ़ा भी गया था, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार। यदि इसी की बात हम करें भैया, तो अभी अभी देवरिया में आज ही के डेट में सांसद जी के द्वारा साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, जहाँ पे अभी शुभांकर शुक्ला जी आए थे, जो अभी अंतरिक्ष से लौट कर आए हुए हैं। और कल जो है 10 और उसके पहले 4 रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया है बच्चों के द्वारा, वैज्ञानिक आए हुए हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम चाहें तो किसी भी चीज को लिख सकते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं, तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ कोष्टक बनाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे बेटा, तो मैंने एक दिन और बताया था और आज भी बता रहा हूं, इसमें क्या लिखेंगे बेटा? संकेत बिंदु। क्या लिखेंगे? संकेत बिंदु कि क्या क्या, तो प्रस्तावना, हेडिंग जो 2-3 डालना है वो, और नीचे उपसंहार यहाँ लिख देंगे। यहाँ जनसंख्या के बारे में लिख रहे हो, चाहे जिसके बारे में, उसके बारे में, ऐसे करके बीच में थोड़ा स्लोगन या कोई कविता या जो भी आपके मनोदशा में हो उसे लिखेंगे और नीचे यहाँ प्रस्तावना डालेंगे और उसके बाद अपने निबंध को क्या करेंगे? हम लिख देंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो मैं डिब्बे में कह रहा था बंद करने के लिए संकेत बिंदु, वो यहाँ है। उस संकेत, इस संकेत बिंदु को जो दिया हुआ है उसमें भाई लाइन से नोट कर देंगे। भूमिका, प्रदूषण का तात्पर्य, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का दुष्परिणाम, प्रदूषण का निवारण उपाय और अंतिम में उपसंहार। समझ गए?
बॉक्स में। और बगल में प्रदूषण से संबंधित पे वृक्ष लगाइए, प्रदूषण से बचिए, बहुत सारे स्लोगन आपको याद होंगे, उस स्लोगन को नोट डाउन कीजिएगा बेटा। ये लिखने का बेस्ट तरीका है। फिर बेटा आपको कुछ नहीं करना है। देखो प्रदूषण का तात्पर्य, प्रदूषण का तात्पर्य, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, यानी जो संकेत बिंदु दिया हुआ है उन्हीं संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर बेटा हमें अपनी निबंध को क्या कर देना है, बेहतर तरीके से लिख देना है। और बेटा इस तरीके से हम लोग आज सेट नंबर 6 को समाप्त करते हैं। अब हम एक सेट बचा हुआ है, सेट नंबर 7, इसको बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इस सेट में या किसी भी अगले पिछले सेट में या आगे आने वाला सेट है उनमें कोई ऐसी टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, थोड़ा डीप पढ़ना है, थोड़ा बेहतर उसमें जानना है, थोड़ा उसमें बेहतर करना है, या ऐसा कोई टॉपिक जो आपके समझ से अभी भी परे हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं पुष्कर तिवारी सर और देवरिया कोचिंग क्लासेस, हम दोनों लोग मिलकर यह निश्चित करेंगे कि आपके उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। क्योंकि हमारी एक ही सोच है, आपको मंजिल तक ले जाना, और निश्चित रूप से आपका मंजिल ही हमारा मंजिल है। बस आप विश्वास मत हारिएगा, क्योंकि विश्वास ही है जो हमें यहां से आसमान यानी अंतरिक्ष तक ले जाता है। और यदि विश्वास नहीं है बेटा तो आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो आइए इसी शुभकामनाओं के साथ और इसी आशा के साथ कि आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएंगे कि आपको कौन सी टॉपिक बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। आप बताइए, आपका सजेशन ही हमारे लिए हमारा निर्देश होगा। तो आइए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।